तो आइए सबसे पहले ये समझने का प्रयास करते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे स्थान से अनेक प्रकार से प्रभावित होता है। हम जीवन निर्वाहन के लिए अपने आसपास के साधनों पर निर्भर रहते हैं। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक साधनों पर आश्रित था, परंतु समय बीतने के साथ आधुनिक मानव ने अपने भोजन एवं वस्त्रों को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित कर लिया। उक्त बातों से आपको ये समझ आया होगा कि भूगोल समय एवं स्थान के संदर्भ में समझ विकसित करता है। साथ ही भूगोल में मानचित्र एवं ग्लोब की सहायता से धरातल के वास्तविक स्वरूप को समझा जा सकता है। इसीलिए हमें भूगोल का अध्ययन करना चाहिए। आइए हम इस मानचित्र को देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि हमें पृथ्वी का द्विआयामी मानचित्र कैसे देखना है, जिस पर हम निवास करते हैं। इस मानचित्र को देखकर क्या आप बता सकते हैं कि अपना प्यारा देश भारत किस महाद्वीप में स्थित है? बताइए। बिल्कुल सही बताया, एशिया महाद्वीप में। क्या आप बता सकते हैं कि धरातल पर पाई जाने वाली विविधता जैसे पर्वत, पठार, मैदान, समुद्र, वन, झील आदि का निर्माण कैसे हुआ होगा? विद्यार्थियों, इस प्रकार के अनेक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए भूगोल विषय का ज्ञान आपके लिए आवश्यक हो जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी मानव सहित सभी जीव जंतुओं का निवास स्थान है। आप यह भी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह समान नहीं है, इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी पर पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान एवं वन आदि प्राकृतिक क्षेत्र देखने को मिलते हैं। हम भूगोल विषय द्वारा भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों को समझ सकते हैं। भौतिक पर्यावरण में उच्चावच, जलवायु, मिट्टी, वनस्पति तथा जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है, जबकि सांस्कृतिक या मानवीय पर्यावरण में समस्त मानवीय क्रियाओं एवं सांस्कृतिक भूदृश्यों, जिसमें तालाब, भवन, नगर, देश आदि को शामिल किया जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है, जिस पर मानव ने अपने सृजनात्मक कार्यों द्वारा सांस्कृतिक घटकों का विकास किया है। विद्यार्थियों, हम ग्लोब के माध्यम से अपनी पृथ्वी के वास्तविक स्वरूप के बारे में कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। ग्लोब वास्तव में पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप है, जिसमें महासागरों एवं महाद्वीपों को दिखाया जाता है। महासागरों को सागरों में एवं महाद्वीपों को द्वीपों में विभाजित कर प्रदर्शित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि भूगोल अर्थात जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इनका नाम क्या है? बिल्कुल सही बताया, जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थेनीज नामक एक ग्रीक विद्वान ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल शब्दों जियो एवं ग्राफोस से बना है, जिसमें जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस का आशय है वर्णन से। जियोग्राफी शब्द का मतलब हुआ पृथ्वी का वर्णन। विद्यार्थियों, पृथ्वी का क्षेत्र बहुआयामी है, इसीलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौतिक विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान के साथ साथ सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान आदि द्वारा हम धरातल के वास्तविक पक्षों का अध्ययन करते हैं। भूगोल के बृहद अध्ययन क्षेत्र को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। भूगोल एक गत्यात्मक विषय है। इसके अंतर्गत भौतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्यों को शामिल किया जाता है।
भूगोल का अध्ययन क्षेत्र समय तथा स्थान के संदर्भ में परिवर्तित होता रहता है। विद्यार्थियों, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े होते हैं, जो क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है, जो कि आप जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी पर ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, समुद्र, गांव, नगर और देश आदि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप पाए जाते हैं। कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं। उनसे कहाँ प्रश्न का उत्तर मिलता है, जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? तो आप बताइए कहाँ है? बिल्कुल सही बताया कोमल ने। नेपाल हिमालय पर स्थित माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तथ्यों के मध्य कार्य कारण संबंध से जुड़ा होता है। भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है, जैसे विश्व की सर्वोच्च चोटी नेपाल हिमालय में क्यों स्थित है। जब इस प्रश्न का उत्तर भूगोल दे देता है, तभी यह कार्य कारण संबंध को समझा पाता है। इसके बारे में आप अगले पाठों में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, भूगोल मानव और उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक अंतरक्रिया से उपजे संबंधों का विश्लेषण करता है। जैसे ठंडे प्रदेशों में रहने वाला मानव गर्म कपड़े पहनता है, जैसा कि इन्होंने पहन रखा है, जब गर्म प्रदेश में रहने वाला मानव सूती व हल्के वस्त्र धारण करता है। भूगोल के 2 प्रमुख उपागम हैं। पहला क्रमबद्ध उपागम, जिसे विषय वस्तुगत उपागम भी कहते हैं। इस उपागम को सामान्य भूगोल के नाम से जाना जाता है। इस उपागम को एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा दिया गया। इस उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। जैसे प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन विश्व स्तर पर करने के बाद विश्वत रेखीय सदाबहार वन, कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन आदि कहाँ और क्यों पाए जाते हैं, इसकी विवेचना करनी होती है। दूसरा है प्रादेशिक उपागम। इस उपागम का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर द्वारा किया गया। इस उपागम में विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। उसके बाद एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन किया जाता है, अर्थात किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी भौगोलिक तत्व जैसे वनस्पति, पर्वत, नदियाँ, उच्चावच, मृदा, कृषि, पशुपालन, खनिज, जनसंख्या, परिवहन, व्यापार और अधिवास आदि का अध्ययन किया जाता है। भूगोल की प्रमुख शाखाएं भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल। विद्यार्थियों, पहला विभाजन क्रमबद्ध उपागम के आधार पर किया गया है, जिसको 3 उपखंडों में बांटा गया है, जिसमें प्रथम उपखंड है भौतिक भूगोल। इसके अंतर्गत भू आकृतिक विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा भूगोल को शामिल किया गया है। दूसरा है मानव भूगोल, जिसके अंतर्गत सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, जनसंख्या एवं बस्ती भूगोल को शामिल किया गया है। तीसरा है जीव भूगोल। जीव भूगोल में पारिस्थितिकी, पर्यावरण भूगोल, पादप भूगोल, प्राणी भूगोल को शामिल किया गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये तीनों भूगोल आपकी क्रमबद्ध उपागम के आधार पर डिवाइड हैं। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे
प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाओं के बारे में। प्रादेशिक अध्ययन के अंतर्गत बृहद प्रादेशिक अध्ययन, मध्यम प्रादेशिक अध्ययन और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन को शामिल किया गया है। इसमें प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक नियोजन के अंतर्गत दो चीज़ों को शामिल किया गया है, ग्रामीण नियोजन और नगरीय नियोजन। प्रादेशिक नियोजन और नगरीय नियोजन दोनों ही आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दो ऐसे पक्ष जो सभी विषयों के लिए आवश्यक हैं। पहला है दर्शन, जिसके अंतर्गत भौगोलिक चिंतन, भूमि एवं मानव पारिस्थितिकी को शामिल किया गया है। दूसरा है विधि तंत्र एवं तकनीकी, जिसके अंतर्गत सामान्य एवं कंप्यूटर आधारित मानचित्रण, मात्रात्मक तकनीकी, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, भू सूचना तकनीकी जैसे सुदूर संवेदन तकनीकी, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक स्थितीय तंत्र आदि को शामिल किया गया है। विद्यार्थियों, अब हम आपको अपने पर्यावरण में घटित दिन प्रतिदिन की प्राकृतिक घटनाओं को जानने की जिज्ञासा और भी बढ़ गई होगी, जैसे आकाश में बिजली का चमकना, अधिक बारिश का होना, भूकंप आना आदि प्राकृतिक क्रियाएं कैसे घटित होती हैं। उपरोक्त जिज्ञासाओं को भूगोल विषय के विस्तृत अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है, जो कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हमने जाना भूगोल का अध्ययन क्यों, स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल कैसे, भूगोल विषय की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं, भौतिक भूगोल क्या है और इसका महत्व क्या है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, भूगोल विषय के अध्ययन से हम कौन कौन सी भौगोलिक संरचनाओं एवं घटनाओं के बारे में जान सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। धन्यवाद।